अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। सभी बच्चे कनेक्ट हो जाए बेटा जी, है ना। हमारा आज लेक्चर नंबर 14 होने वाला है। इसमें हम लोग कवर करेंगे SN1 और SN2 रिएक्शंस, है ना भाई। हम लोग SN1 और SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट कर दिए थे। उसमें मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में बेसिक्स बता दिया था भाई, है ना भाई। न्यूक्लियोफिलिसिटी को हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड करती है। साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना भाई। हिंड्रेंस के बेसिस पे भी हम लोग न्यूक्लियोफाइल को डिसाइड करते हैं कि वो कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, कौन सा बैड न्यूक्लियोफाइल होगा। अब यहाँ पे जो हमारे लिए जो अब आज का जो टॉपिक होगा बेटा जी, वो प्योरली आपके एग्जाम से रिलेटेड होने वाला है। क्योंकि जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा उससे डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा, बट आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। वो आपको हेल्प करेगा ये पता करने में कि कौन से अच्छे न्यूक्लियोफाइल होते हैं और कौन से बेकार न्यूक्लियोफाइल होते हैं, है ना भाई। तो यहाँ पे आपको क्या करना है भाई, थोड़ा सा ध्यान देना है और उन सारे चीज़ों को जो मैंने आपको पढ़ाया है उनको रिवीजन करते रहना है। इनको जो न्यूक्लियोफिलिसिटी वाला मैंने लेक्चर नंबर 13 बनाया है ना भाई, इससे प्रीवियस जो क्लास हुई है उसके आप अच्छे से नोट्स बना लेना बेटा। और आज के क्लास के भी बहुत अच्छे से नोट्स बना लेना। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा। कभी कभी तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप बताइए कि भाई SN1 रिएक्शन क्या होती है, SN2 रिएक्शन क्या होती है। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी मिल जाता है। कभी कभी इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे मिलेगा कि आपको कुछ कंपाउंड्स दे देगा और आपसे बोलेगा आप रिएक्टिविटी कंपेयर करके बताइए बेटा। कैसे, मान लेते उसने 3 कंपाउंड्स दे दिए और उसने बोला कि इसमें SN1 का ऑर्डर क्या होगा, विच रिएक्शन विल गो फास्ट विथ SN1। तो फिर वहां पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई। देखिए, अभी कुछ दिनों से मेरी क्लास नहीं हो पा रही थी, लेकिन आप रेगुलर क्लास होगी भाई, क्योंकि अभी मेरी कुछ दिनों से तबीयत खराब हो गई थी, है ना भाई। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई, ठीक है। लेक्चर नंबर 14 में हम लोग को पढ़ना है रिएक्शन मैकेनिज्म। तो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले जाता हूँ, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली लेक्चर नंबर 11। आई होप सभी को स्क्रीन दिख रही होगी बेटा, है ना भाई। पहले तो हम लोग बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर मैं आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में भी थोड़ा थोड़ा आइडिया दूंगा। बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल इजी इजी वे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इस वाली चीज को बेटा आप मतलब एक बार के लिए पेन कॉपी छोड़ के एक बार बस चीजें सुने ध्यान से, और उसके बाद बाद में एक बार फिर से आप 2x स्पीड पे चला के क्या कर लीजिए भाई, नोट्स बना लीजिए, है ना भाई। ये वाले नोट्स तो मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर ही दूंगा, ठीक है भाई। अब देखते हैं भाई, तो मैकेनिज्म बात चल रही है हमारे लिए न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात चल रही है। क्या होने वाला है यहाँ पे, आप नोटिस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमारे पास एक ग्रुप होता है भाई। इस तरीके से हमारे पास कार्बन का बॉन्ड बना होगा हेलोजन एटम के साथ। जरूरी नहीं ये हेलोजन हो, यहाँ पे कोई भी लीविंग ग्रुप हो सकता है। क्या हो सकता है, लीविंग ग्रुप हो सकता है। फिर उसके केस में क्या होगा, यहाँ पे हम कुछ डाल देंगे न्यूक्लियोफाइल डाल देंगे। अब ये बॉन्ड पोलर होने के कारण, मीनिंग अगर यहाँ पे हमारे लिए पर्टिकुलरली कार्बन हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन हुआ। इमेजिन करते हैं हम लोग यहाँ पे कार्बन के साथ में हाइड्रोजन का बॉन्ड बना है, तो यहाँ पे ये बॉन्ड कैसा होगा, पोलर होगा। नेचर में कैसा होने वाला है, पोलर होने वाला है। मीनिंग यहाँ पे क्या होगा, ये हाइड्रोजन आटम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो फिर क्या करेगा, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा ना, इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर ये कार्बन आटम है, इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये बॉन्ड में पोलैरिटी डेवलप हो गई, एक तरफ पॉजिटिव कैरेक्टर आ रहा है, एक तरफ नेगेटिव कैरेक्टर, मतलब दो पोल्स से बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो जब न्यूक्लियोफाइल आता है बेटा, न्यूक्लियोफाइल कैसा होता है हमारे लिए, ये होता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। इट इज अ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। तो वो क्या करेगा भाई, इस वाले कार्बन सेंटर के ऊपर अटैक करेगा। तो वो इसके ऊपर अटैक करता है, उस हेलोजन आटम को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। तो ये जनरल तो हमने देखा था कि भाई कार्बन के साथ में न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा और हेलोजन या फिर लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। तो इस तरीके की रिएक्शन को हम लोग क्या नाम दे रहे थे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे भी बताता हूं मैं आपको, बहुत बेसिक एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हैं तो मानते हैं जैसे हमारे पास कोई इस तरीके से कंपाउंड है, CH3 CH2 Br है, और यहाँ पे हमने न्यूक्लियोफाइल के तौर पे डाल दिया भाई OH नेगेटिव।
हाइड्रोक्सिल आयंस डाल दिए भाई, है ना भाई। ये हाइड्रोक्सिल आयंस आ कहाँ से सकते हैं, जैसे मैंने आपको रिएजेंट दिया होगा KOH aqueous, ठीक है भाई। तो जो मैंने लेक्चर नंबर 12 में आपको टेबल बनवाई थी ना बेटा, वहां से हम लोग न्यूक्लियोफाइल देख सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल्स है हमारे लिए। KOH डाल दिया aqueous फॉर्म में, तो मतलब वो क्या जनरेट करके दे रहा है हमें, हाइड्रोक्सिल आयन जनरेट करके दे रहा है। अब यहाँ पे क्या होने वाला है कि ये जो हमारे पास कार्बन है, इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा और इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा, इस ब्रोमीन के ऊपर। तो ये जो हाइड्रोक्सिल आयन है वो किसके ऊपर अटैक करेगा, इस वाले कार्बन सेंटर पे, और ब्रोमीन को क्या कर देगा भाई, लीव करवा देगा। तो फिर यहाँ पे क्या बनने वाला हमारे लिए, जो डिजाइन बन के आएगी वो कैसी बन के आएगी बेटा जी, CH3 CH2 और क्या आ जाएगा उसके साथ में, OH आ जाएगा, और Br नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। तो अगर आपने KOH लिया होता तो OH तो आ जाता वहां पे Br की जगह पे, और KBr बन के बाहर निकल जाता। तो ये तो हमारे लिए सिंपल प्रोसेस है, लेकिन इसकी मैकेनिज्म हम कैसे प्रपोज करेंगे वो देखते हैं भाई। तो दो तरीके से हम लोग मैकेनिज्म दे सकते हैं बेटा। तो जो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, उनकी मैकेनिज्म हम लोग दो तरीके से बता सकते हैं। पहला होता है हमारे लिए SN1 रिएक्शन, है ना भाई, SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म की बात करते हैं हम लोग पहले, SN1 मैकेनिज्म। अब देखिए भाई, इसको हम लोग बोलते हैं, इसका जो फुल फॉर्म होता है उसका नाम होता है यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मीनिंग, अब देखिए भाई, ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग दो तरीके से डिफिक्ट कर सकते हैं। तो उसमें पहला तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं। कैसे भाई, ये वाली जो SN1 मैकेनिज्म है ना, ये दो स्टेप में होने वाली है। तो देखते हैं हम पहला स्टेप क्या होगा भाई। पहले स्टेप में क्या होगा कि हमारे पास लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास क्या है भाई, मानते हैं इस तरीके से कोई हैलोजन आटम अटैच था। अब यही हमारे लिए पहले से ही लीव कर जाए, न्यूक्लियोफाइल अभी आया भी नहीं है और इसने क्या कर दिया, लीव कर दिया भाई। तो यहां पे क्या बन जाएगा, एक कार्बोकैटायन का क्या हो जाएगा बेटा, फॉर्मेशन हो जाएगा, और हैलोजन आटम लीव कर गया भाई। समझ में आई बात। तो यहां पे क्या होगा, ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। कार्बोकैटायन इज अ इंटरमीडिएट। ये क्या होता है हमारे लिए, इंटरमीडिएट होता है। मीनिंग ऐसी चार्ज स्पीशीज जो रिएक्शन के बीच में बनती है, तो उनको हम लोग क्या नाम देते हैं, इंटरमीडिएट्स। तो ये इंटरमीडिएट जनरेट हो गया हमारे लिए कार्बोकैटायन। अब आप मुझे खुद बताइए, कार्बोकैटायन स्टेबल होगा तभी तो वो जनरेट होगा। और ये वाली इंटरमीडिएट्स कैसे होते हैं, शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज होती है, शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज होंगी, मतलब थोड़े टाइम के लिए, बहुत ही छोटे टाइम के लिए जनरेट होती है हमारे लिए। तो ये वाली रिएक्शन जनरली कैसी होती है, स्लो स्टेप होता है। ये हमारे लिए कैसा स्टेप होने वाला है, स्लो स्टेप होगा भाई। और जो भी हमारे लिए अगर एक तरीके से मल्टी स्टेप रिएक्शन है और उसमें अगर कोई स्लो स्टेप दिखे, तो आपको वहां पे क्या सोचना है कि यही हमारे लिए क्या होगा, इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। क्यों, क्योंकि अब जो रेट है भाई वो फास्ट स्टेप पे तो डिपेंड नहीं कर रही है, क्योंकि जो पूरा का पूरा रेट है, मतलब रिएक्शन कहां पे फास्ट हो रही होगी, तो वो अगर हम इसकी इंक्रीज करा देंगे, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन को इंक्रीज करा देंगे, तो रेट भी क्या हो जाएगा, इस रिएक्शन का इंक्रीज हो जाएगा। इस तरीके से हमें सोचना पड़ेगा। तो ये जो स्लो स्टेप है बेटा, यहां पे क्या जनरेट हो रहा है, कार्बोकैटायन। तो ए पार्ट को तो हम लोग क्या बोलेंगे भाई, जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ये हमारे लिए स्टेप नंबर 1 होगा भाई, और यही हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यही होने वाला है भाई। तो आप मुझे ये बताइए, अगर मैं रेट ऑफ द रिएक्शन लिखता हूं भाई, अभी हमने वो वाला चैप्टर तो पढ़ा नहीं, केमिकल काइनेटिक्स, बट मैं आपको बता देता हूं कि रेट ऑफ द रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कॉन्सेंट्रेशन के भाई। तो जो रिएक्टेंट स्पीशीज है उनकी कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप मुझे ये बताइए, अगर मैं रेट की बात करूं तो रेट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, इनिशियल सबस्ट्रेट के ऊपर। अब सबस्ट्रेट क्या लिया है मैंने, यहां पे ये वाला कंपाउंड लिया है, तो इसको मैं क्या लिख देता हूं, सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है रेट, है ना भाई। न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या, क्या यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ पाया है, क्या नहीं आ पाया भाई। तो ये हमारे लिए क्या हो गया भाई, सबस्ट्रेट के रिस्पेक्ट में इसका रेट हो गया फर्स्ट ऑर्डर। देखिए भाई, सबस्ट्रेट की पावर 1 है ना,
और न्यूक्लियोफाइल की पावर कितनी है बेटा, 0 है। तो अगर मैं ऑर्डर यहाँ पे निकालता हूँ, ऑर्डर क्या होता है हमारे लिए, इन दोनों की पावर को मैं ऐड कर दूं भाई, तो 1 + 0 यानी कि ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1। तो यहाँ पे वही लिखा है कि हमारे लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये, सबस्ट्रेट के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और न्यूक्लियोफाइल के रिस्पेक्ट में ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है। मतलब सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन से तो यहाँ पे इफेक्ट पड़ने वाला है, बट न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पर पहला पार्ट क्या पढ़ा हमने, जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ये SN1 मैकेनिज्म में पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप क्या होगा बेटा जी, दूसरा स्टेप होता है जब हमारे पास कोई कार्बोकैटायन बन गया, कोई चार्ज स्पीशीज ऑलरेडी बन गई है, तो फिर उसके ऊपर क्या हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। क्या अटैक कर सकता है भाई, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल क्या होगा भाई, जाके अटैक मारने वाला है। यहाँ पे जाएगा न्यूक्लियोफाइल, इस वाले कार्बन सेंटर के ऊपर क्या कर देगा भाई, अटैक मार देगा। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे लिए एक तरीके से आप नोटिस करोगे तो इसके साथ में न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। ये वाली तो फास्ट होती है, तो ये तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ही नहीं, तो हमें रेट का ऑर्डर यहाँ पे लिखेंगे ही नहीं। तो यहाँ पे क्या होने वाला है बेटा, जो हमारे पास SN1 मैकेनिज्म होती है वो क्या होगा भाई, सबसे पहले तो कार्बोकैटायन का जनरेशन होता है। और वहां पे हमें एक इंपॉर्टेंट बात पता चली क्या, कि जो रेट होता है वो सबस्ट्रेट की पावर के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि न्यूक्लियोफाइल की पावर के ऊपर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, किसके ऊपर डिपेंड करता है रेट, SN1 मैकेनिज्म में सिर्फ सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल का तो इधर पे कोई रोल है ही नहीं। तो ये वाली बात आपको याद रखनी पड़ेगी बेटा, ठीक है भाई। याद क्या रखनी पड़ेगी, याद तो हो ही जाएगी, कैसे, क्योंकि हमारे लिए यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल तो है ही नहीं, तो रेट ऑफ द रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जो भी स्पीशीज वहां पर रिएक्टेंट के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर रेट डायरेक्टली सबस्ट्रेट की ऊपर डिपेंड करेगा भाई, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे जो बात आती है सेकंड स्टेप में, एक खास बात है जो आपको नोटिस करनी चाहिए, क्या है मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे हमारे लिए रेसमाइजेशन होता है इस वाली रिएक्शन में। अब रेसमाइजेशन हम लोग कैसे समझेंगे, मैं आपको बहुत बेसिक आइडिया दे रहा हूं कि यहाँ पे प्रोड्यूस क्या हुआ है बेटा, कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है। क्या फॉर्म हुआ है, कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है। अगर मैं आपसे इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछता हूं तो आप बोलेंगे sp2 होगा। कैसे बताएंगे sp2 होगा सर, आप बताएंगे कि सर इसके सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लीजिए, लोन पेयर काउंट कर लीजिए, स्टेरिक नंबर निकाल लीजिए, सिंपल सी बात है। स्टेरिक नंबर निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था कि आप सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लीजिए प्लस लोन पेयर। तो फिर देखिए भाई, सिग्मा बॉन्ड तो इसके पास 3 है, लेकिन लोन पेयर तो है ही नहीं, 0 है, तो इसका स्टेरिक नंबर 3 आ गया। और स्टेरिक नंबर 3 के करस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन कितना आता है, sp2। अब sp2 आ गया भाई, sp2 के करस्पॉन्डिंग हमारे लिए ज्योमेट्री या फिर शेप कैसी बोलेंगे हम लोग, ट्राइगोनल प्लेनर। कैसा होता है ये, ट्राइगोनल प्लेनर होगा ये हमारे लिए। तो मतलब यहां पे क्या होगा भाई, एक ट्राइंगल बना होगा हमारे लिए। क्या बना होगा, एक ट्राइंगल बना होगा। इस तरीके से मैं आपको एक ट्राइंगल बना के दिखाता हूं। इस तरीके से मैंने आपको ये ट्राइंगल बना के दिखाया, देखो भाई। अब आप इसमें क्या कीजिए भाई, इसके बीच में तो मैं कार्बन को रख देता हूं। यहां पे मैंने क्या रख दिया, कार्बन को रख दिया। और यहां पे क्या है भाई, एक मेरे पास कोई ग्रुप अटैच्ड है, मान लेते G1 ग्रुप अटैच्ड है। कैसा अटैच्ड है ग्रुप, G1 ग्रुप अटैच्ड है। यहाँ पे G2 ग्रुप अटैच्ड है और यहाँ पे कैसा ग्रुप है, G3 ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है भाई, ये चारों की तीनों वैलेंसी मैंने डिफरेंट ग्रुप से अटैच कर रखी है, सेम नहीं है ये वैलेंसीज, डिफरेंट है। और फिर क्या है भाई, ये तो हमारे लिए, अब इसके पास क्या होगा, एक p ऑर्बिटल भी तो होगी बेटा, खाली खाली वेकेंट p ऑर्बिटल भी तो होगी। उसकी एक लोब ऊपर की तरफ निकल रही होगी और एक लोब कहाँ की तरफ निकल रही होगी बेटा, नीचे की तरफ निकल रही होगी। इस तरीके से 2 लोब्स निकल रही होंगी, क्योंकि p ऑर्बिटल में तो 2 लोब्स होती है। तो ये क्या है, बनाई है मैंने वेकेंट p ऑर्बिटल बनाई है, p ऑर्बिटल बनाई है। ये क्या है, वेकेंट p ऑर्बिटल का फॉर्मेशन किया है। क्यों, क्योंकि कार्बन की तो वैसे वैलेंसी 4 होती है, अब उसने एक वैलेंसी को रिमूव कर दिया है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया। और एक क्या बची रह गई, एक खाली लोब बची रह गई, ये p ऑर्बिटल बची रह गई खाली, है ना भाई, p ऑर्बिटल बची रह गई। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, जो न्यूक्लियोफाइल है, ये इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है ना हमारे लिए, ये दोनों तरीके से आ सकता है। कैसे आ सकता है,
एक बार को तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है ऊपर वाली पोजीशन से, मान लो ऊपर वाली लोब में अटैक करे। एक बार को न्यूक्लियोफाइल कैसे आ सकता है, नीचे वाली पोजीशन से आ सकता है, यहां से आ सकता है। तो दो पॉसिबिलिटी है बेटा हमारे लिए। यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी हुई, दो पॉसिबिलिटी हुई कि एक बार को न्यूक्लियोफाइल कहां से आ रहा है हमारे लिए, ऊपर की तरफ से आ रहा है। तो मानते हैं अगर हमारे लिए न्यूक्लियोफाइल ऊपर की तरफ से आ रहा है तो फिर क्या होगा, कार्बन और ये वाले ग्रुप तो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, G3 इधर आ जाएगा, G2 तो यहीं रहेगा। अब देखो ये G1 जो था वो पीछे की तरफ चला जाएगा, तो मैं डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूं उसको, डैश से इस तरीके से, तो वो G1 ग्रुप है। और ऊपर की तरफ क्या आ गया मेरे लिए, न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया। तो ये तो पहली कंडीशन बन गई। अब दूसरी कंडीशन कैसे बन सकती है, न्यूक्लियोफाइल नीचे से आ रहा है भाई, न्यूक्लियोफाइल नीचे से आ रहा है तो फिर कैसी कंडीशन बनेगी, उसके लिए भी कंडीशन देखते हैं हम लोग। यहां पे देखो भाई, इस तरीके से नीचे से आ रहा है तो फिर हमारे लिए सारे के सारे ग्रुप ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे भाई। G3 इधर पे आ जाएगा, G2 इधर पे आ जाएगा, और ये G1 पीछे की तरफ पड़ा होगा, G1 है ना भाई, डैश से रिप्रेजेंट कर दिया। और पीछे क्या है भाई, न्यूक्लियोफाइल है, ये हमारे लिए न्यूक्लियोफाइल है। अब देखिए भाई, एक मॉलिक्यूल तो मेरे पास ये बना है और एक मॉलिक्यूल ये बना है, क्या आप दोनों को ये सेम लग रहे हैं, ए और बी आपस में बराबर है क्या मॉलिक्यूल, है ना भाई। तो आप देखोगे कि सर कनेक्टिविटी तो सेम ही है भाई, मतलब क्या है, यहां पे क्या हो रहा है कि ये तो हमारे लिए मॉलिक्यूल सेम है। लेकिन मैं आपको बताऊं बेटा, ये एक तरीके के स्टीरियो आइसोमर्स है। ये क्या क्या बनते, ये क्या बन गए हमारे लिए, स्टीरियो आइसोमर बन गए बेटा। यहाँ पे क्या बात हो रही है, इनको हम लोग नाम देते हैं एनेंशियोमर्स का। किसका नाम देंगे, एनेंशियोमर्स का नाम देंगे। और ये एक तरीके के क्या होते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। क्या होते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स। तो स्टीरियो आइसोमर्स की भी हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है भाई, परेशान नहीं होना, मैं आपको सारी चीजें समझा दूंगा। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, कायरल सेंटर क्या होता, सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। बस आप इतना समझिए कि ये हमारे लिए ए कंपाउंड और बी कंपाउंड सेम नहीं है। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम लग रहा होगा, यहाँ पे कार्बन के साथ में G1 ग्रुप अटैच्ड है, G2 ग्रुप अटैच्ड है, G3 ग्रुप अटैच्ड है और न्यूक्लियोफाइल अटैच्ड है। यहाँ पे भी कार्बन के साथ में G1 ग्रुप अटैच्ड है, G2 ग्रुप अटैच्ड है, G3 ग्रुप अटैच्ड है और न्यूक्लियोफाइल अटैच्ड है। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है ना भाई, लेकिन इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, डिफरेंट है। ये एक तरीके के कायरल मॉलिक्यूल्स है। कैसे है भाई, ऑप्टिकली एक्टिव है। और यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव दोनों कंपाउंड बन रहा है, ए भी बन रहा है और बी भी बन रहा है। तो ए की मिरर इमेज बी भी है ना भाई, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ए और बी क्या है, आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज है, तो ये कहलाते हैं हमारे लिए नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। तो उनको हम लोग क्या नाम देते हैं, इनेंशियोमर नाम देते हैं। इनेंशियोमर क्या होते हैं, अभी मैंने आपको बताया, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हो। क्या हो भाई, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अभी, ठीक है भाई। तो आपको बस अभी इतना समझना है कि हमारे पास पॉसिबिलिटी कैसे जनरेट होती है, कि ये वाला आइसोमर कैसे जनरेट हो गया और ये वाला आइसोमर कैसे जनरेट हो गया। कि जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ऊपर से तो फिर हमारे पास एक आइसोमर जनरेट होगा, नीचे से अटैक करेगा तो दूसरा आइसोमर जनरेट होगा। और अब ये ग्रुप डिफरेंट हुए, G1 G2 और G3, अगर ये डिफरेंट हुए तो वहां पे हमारे लिए रेशमिक प्रोडक्ट बनेगा। कैसा प्रोडक्ट बनेगा, रेशमिक प्रोडक्ट। मैं आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी भी अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है भाई। अभी तो हमने SN1 मैकेनिज्म का बिल्कुल बेसिक पार्ट देखा है, इस रिएक्शन को हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है भाई। अब मैं आपको SN2 रिएक्शन बताता हूं बेटा। ये SN1 मैकेनिज्म मैंने आपको एक्सप्लेन किया, कौन सी मैकेनिज्म थी, SN1 मैकेनिज्म, ठीक है भाई। हो सकता है आपको अभी समझ में ना आई हो अच्छे से कि रेशमाइजेशन क्या बोल रहे हैं सर, ये रेट ऑफ द रिएक्शन क्या बोल रहे हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या है कि हम इन सारी चीजों को दोबारा से भी डिस्कस करेंगे। क्या होने वाला है कि SN1 मैकेनिज्म में पहले स्टेप में तो हमने कार्बोकैटायन को जनरेट करा है, और ये जो कार्बोकैटायन जनरेट होता है यही हमारे लिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का पार्ट होता है। तो अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, मान लीजिए मेरे पास 2-3 रिएक्टेंट है। क्या है भाई, 2-3 रिएक्टेंट है। मैं आपको बहुत बेसिक क्वेश्चन करवाने की कोशिश करता हूं। जैसे मेरे पास 2-3 रिएक्टेंट दिए हुए हैं, एक रिएक्टेंट दिया हुआ है मेरे पास, मान लेते हैं ये गिवन है। दूसरा रिएक्टेंट मेरे पास गिवन है ये वाला,
और तीसरा रिएक्टेंट मेरे पास गिवन है ये वाला, और मैंने आपसे पूछ लिया कंपेयर द रेट टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया है और इस पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये बोर्ड्स के लिए इतना ही पूछा जाता है भाई, बोर्ड्स में ही पूछा जाएगा ऐसा क्वेश्चन। तो फिर आपको क्या करना है, इसमें से सबसे पहले स्टेप क्या था हमारे लिए SN1 रिएक्शन में, कि इस लीविंग ग्रुप को लीव करा दीजिए आप। तो लीव करा दीजिए, सभी जगह से लीव करा दीजिए, यहां से भी, हर जगह से लीव करा दीजिए। तो क्या बनने वाला है यहाँ पे हमारे लिए, कार्बोकेटाइन बनेगा, यानी कि CH3 CH2 के ऊपर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ये बन गया। यहां पे लीव करा दोगे तो क्या बनेगा भाई, CH3 CH CH3, और इसके ऊपर क्या बन जाएगा बेटा जी, पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली यहां पे भी बनेगा हमारे लिए C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहां पे CH3, और यहां पे CH3, और यहां पर भी CH3। ठीक है भाई, ये पॉसिबिलिटी बन गई हमारे लिए। अब आप यहाँ पे SN1 रिएक्शन कंपेयर करना है, तो आप बताइए जो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा वही तो जल्दी बनेगा। तो यहाँ पे SN1 रिएक्शन की जो रेट होती है, SN1 रिएक्शन की रेट जो होती है बेटा, वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के, है ना भाई। तो हम लोग ये लिख सकते हैं ना कि अगर SN1 रिएक्शन की रेट कंपेयर करनी है तो आप क्या देख लीजिए, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को चेक कर लीजिए। यहाँ पे किसको चेक कर लीजिए, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को। तो आप मुझे बताइए भाई, यहाँ पे हमारे लिए कितने डिग्री कार्बन सेंटर है, ये कार्बोकेटाइन कितने डिग्री है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, और ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। अब देखो ये वाले हमारे लिए कौन सा इफेक्ट लगाते हैं, प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे, और प्लस HC भी लगाते हैं, हाइपर कॉन्जुगेटिंग इफेक्ट भी लगाते हैं ना जी। यहाँ पे हमारे लिए क्या लगने वाला है, प्लस आई इफेक्ट भी लगेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन भी लगेगा। अब देखो यहाँ पे हमारे लिए कितने, 3 मिथाइल ग्रुप है, तो 3 मिथाइल ग्रुप है, यानी कि 9 अल्फा हाइड्रोजन है, और साथ में प्लस आई इफेक्ट भी मिल रहा। और यहाँ पे देखो प्लस आई इफेक्ट तो लग रहा है यहाँ से भी, लेकिन यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे काउंट करोगे तो कितने आएंगे बेटा, 3 अल्फा हाइड्रोजन आएंगे। तो आपको तो ये कंपेयर करना बड़े आराम से आता है। आप बोलेंगे सर जिसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो ज्यादा स्टेबल, तो फिर ये 3 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल, फिर ये 2 डिग्री वाला, और फिर ये 1 डिग्री वाला। तो अगर मुझे SN1 रिएक्शन का ऑर्डर निकालना होता ना, तो मैं फटाक से बता देता कि सर ये वाला जो है ना स्पीशीज, 3 डिग्री कार्बन सेंटर है जहां पे 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, उसकी रेट क्या हो जाएगी SN1 रिएक्शन के अकॉर्डिंग फास्ट हो जाएगी, एज कंपेयर टू 2 डिग्री, एज कंपेयर टू 1 डिग्री। तो ये 2 डिग्री वाला था और ये कितना था, 1 डिग्री वाला था। तो यहाँ पे हम लोग एक जनरल ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं कि SN1 रिएक्शन में जो हमारे पास सबस्ट्रेट होगा उसमें 3 डिग्री सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा, फिर 2 डिग्री वाला करेगा, और सबसे लास्ट में कितना करेगा, 1 डिग्री, और उससे भी लास्ट में मिथाइल वाला करेगा। मिथाइल वाला तो करता ही नहीं है, ठीक है भाई, मिथाइल वाला तो SN1 रिएक्शन कभी दिखाएगा ही नहीं, तो उसमें तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो ये हमारे लिए ऑर्डर आ जाता है सबस्ट्रेट का कि भाई SN1 रिएक्शन कौन सी स्पीशीज जल्दी से दिखाती है। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन कराया है मैंने, इस पे बेस्ड आपको और तगड़े तगड़े क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है भाई। तो ये वाला ऑर्डर तो आपको याद होना ही चाहिए कि SN1 रिएक्शन में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे जल्दी बन जाते हैं, तो वो उनका रेट फास्ट हो जाएगा, फिर 2 डिग्री वाले, फिर 1 डिग्री वाले, और फिर मिथाइल वाले बनेंगे बेटा, ठीक है भाई। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, SN2 मैकेनिज्म की बात करते हैं। यहां पे मैंने बात नहीं की है किसकी, अभी रेसमाइजेशन की कोई बात नहीं की है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होगा जब हम ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ रहे होंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ पे एक बात आप नोट कर लीजिए, क्या कि यहाँ पे हमारे लिए ये ऑर्डर होता है किसका, SN1 रिएक्शन का। SN1 रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 डिग्री वाले जल्दी से रिएक्ट करेंगे, फिर 2 डिग्री वाले करेंगे, फिर 1 डिग्री वाले करेंगे, और यहाँ पे हमें प्रोडक्ट कैसे मिलते हैं, रेसमाइजेशन देखने को मिलेगा, रेसमाइजेशन देखने को मिलेगा। मीनिंग यहाँ पे क्या होगा हमारे लिए, ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट बनेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। समझ में आई बात, ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट का। अब इनको एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, ठीक है, जब हम ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ेंगे अभी, तो उसमें हम लोग इनको एक्सप्लेन भी करेंगे। अब देखिए भाई, यहाँ पे जो हमारे पास
SN2 मैकेनिज्म की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? SN2 मैकेनिज्म भी देख लेते हैं एक बार, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। SN2 मैकेनिज्म में क्या होने वाला है? जो दूसरी टाइप की मैकेनिज्म है वो क्या है? SN2 मैकेनिज्म। ठीक है भाई, SN2 मैकेनिज्म। अब आप यहां पे नोटिस करोगे SN2 मैकेनिज्म का जो हम लोग फुल फॉर्म बोलते हैं उसका नाम होता है बाई मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना भाई? बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उसका नाम हो जाएगा। तो ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन होगी। कैसी रिएक्शन होने वाली है बेटा जी? सिंगल स्टेप रिएक्शन होगी। मीनिंग यहां पे क्या होने वाला है कि अगर मैंने इस तरीके से कोई कंपाउंड लिया था, ठीक है भाई, और यहां पे क्या लिया है? इसी के साथ में न्यूक्लियोफाइल भी लिया है ना जी। वहां पे भी न्यूक्लियोफाइल लिया था, बट वहां पे क्या हो रहा था? लीविंग ग्रुप पहले लीव कर रहा था, बाद में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था। अब यहां पे साइमल्टेनियसली काम चल रहा है। तो इस मैकेनिज्म को मैं कैसे प्रपोज करूंगा कि ये तो लीव कर रहा होगा, ये वाला जो ग्रुप है ना लीविंग ग्रुप, ये तो लीव कर रहा होगा, और साइमल्टेनियसली ये न्यूक्लियोफाइल क्या हो रहा होगा? इसके ऊपर अटैक कर रहा होगा। तो यहां पे कैसी पिक्चर बनने वाली है? इस तरीके की कोई पिक्चर बनेगी कि यहां से हमारे लिए ये लीविंग ग्रुप तो लीव कर रहा है, एक्स ग्रुप तो लीव कर रहा है, और यहां पे न्यूक्लियोफाइल क्या हो रहा है भाई? अटैच हो रहा है। यहां पे न्यूक्लियोफाइल क्या हो रहा है? अटैच हो रहा है। और कार्बन की 3 वैलेंसीज तो एज इट इज रही। समझ में आई बात? तो यहां पे आपने नोटिस किया ये वाला बॉन्ड जो मैंने रेड कलर से बना रखा है, आप ध्यान दीजिए, ये मैंने रेड कलर से बना रखा है, इसकी तो ब्रेकिंग हो रही है, और जो मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूं उसकी क्या हो रही है भाई? फॉर्मेशन हो रही है। ये वाला बॉन्ड तो मेरे लिए फॉर्म हो रहा है, और ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है बेटा जी? जो मैंने रेड कलर से बनाया वो ब्रेक हो रहा है। समझ में आई बात? तो इस तरीके की स्पीशीज जहां पे एक बॉन्ड टूट रहा हो और एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा हो, और कार्बन की आप वैलेंसी यहां पे काउंट करके देखोगे ना तो 5 नजर आएगी। कार्बन की वैलेंसी कितनी नजर आ रही? 5। कभी ऐसा पॉसिबल होता है? नहीं। तो ये वाली स्पीशीज तो बहुत ही कम, हम तो ऑब्जर्व भी नहीं कर पाते, इसकी लाइफ टाइम तो बहुत ही कम होती, मतलब ये जिंदा ही नहीं रहती इतने टाइम के लिए। तो इसको हम लोग नाम देते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या नाम देते हैं बेटा जी? ट्रांजिशन स्टेट नाम देते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट नाम देते हैं। और ये एक तरीके की कंसर्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म है। कंसर्टेड का मतलब क्या है? सेम ही टाइम पे लीविंग ग्रुप लीव कर रहा है, ये लीविंग ग्रुप है हमारे लिए, ये लीव कर रहा है, और सेम ही टाइम पे न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है? अटैक कर रहा है। तो यहां पे आपने क्या नोटिस किया? ट्रांजिशन स्टेट। अब देखिए यही हमारे लिए स्लो स्टेप होता है इस रिएक्शन का। क्या होगा? स्लो स्टेप होगा। तो यही हमारे लिए क्या हो जाएगा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाएगा। अब यहां पे जो रेट होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा जी? रेट में तो दोनों चीजें आ जाएंगी, सबस्ट्रेट भी आ रहा है और न्यूक्लियोफाइल भी आ रहा है, क्योंकि दोनों रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में एज एन रिएक्टेंट प्रेजेंट है। तो यहां पे सबस्ट्रेट की पावर भी 1 होगी और न्यूक्लियोफाइल की पावर भी क्या होगी? 1 होगी। तो अगर आपसे कोई पूछे SN2 मैकेनिज्म में सबस्ट्रेट के रिस्पेक्ट में रेट कैसा होता है, तो आप बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर होता है। क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर होता है। न्यूक्लियोफाइल के रेस्पेक्ट में तो वो भी फर्स्ट ऑर्डर होता है। ओवरऑल हम लोग निकालना चाहे ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर निकालना चाहे तो ओवरऑल ऑर्डर कितना आ जाएगा बेटा जी? 1 + 1 2। तो ये हमारे लिए एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। कैसी है भाई? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। और ऊपर जो हम पढ़ के आए वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी, क्योंकि वहां पे सिर्फ सबस्ट्रेट प्रेजेंट था, उसकी पावर 1 थी, तो सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड कर रहा था रेट, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। लेकिन यहां तो फर्क पड़ता है कि न्यूक्लियोफाइल आपने कैसा लिया है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी ली है, और सबस्ट्रेट आपने कौन सा लिया है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन आपने कितनी लिया, तो उसके ऊपर फर्क पड़ता है। फिर क्या होगा भाई? फिर हमारे लिए आपको पता होगा कि ये न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा भाई? न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा, और लीविंग ग्रुप क्या हो जाएगा भाई? लीव हो जाएगा, X- बाहर निकल गया। तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी। अब देखो यहां पर प्रोड्यूस हो रही है हमारे लिए एक ट्रांजिशन स्टेट। क्या प्रोड्यूस हो रही है? ट्रांजिशन स्टेट प्रोड्यूस हो रही है। यहां पे किसका प्रोडक्शन हुआ है? ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ है बेटा जी। तो हम ट्रांजिशन स्टेट के बेसिस पे नहीं बताएंगे बेटा जी स्टेबिलिटी, ठीक है भाई? ट्रांजिशन स्टेट के बेसिस पे नहीं बताएंगे, हम यहाँ पे सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल के बेसिस पे बताएंगे। ठीक है भाई, ये बात आपको ध्यान रखनी। और यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे बाई चांस
जैसे वहां पे SN1 मैकेनिज्म में हम लोगों ने बनाया था, तो ये तो हमारे लिए ट्राइगोनल प्लेनर बन रही थी स्पीशीज। कैसी बन रही थी स्पीशीज? ट्राइगोनल प्लेनर बन रही है, ये ट्राइगोनल प्लेनर बन रही है। लेकिन अगर हम लोग वहां पे देखें तो वहां पे तो हमारे लिए कैसी बन रही है? TBP, है ना भाई? ये कैसी बन रही है हमारे लिए? TBP बन रही है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बन रही है। कैसी बन रही है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब आप देखिए भाई, TBP स्पीशीज, इसका नाम क्या देंगे हम लोग? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल कीजिए, है ना बेटा? टीबीपी होंगी हमारे लिए। अब देखिए ये टीबीपी में क्या होने वाला है हमारे लिए, आप नोटिस करोगे कि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में कार्बन कभी 5 बॉन्ड तो बनाते ही नहीं है। अब 5 बॉन्ड नहीं बना रहा है तो ये हमारे लिए एक हाइपोथेटिकल स्टेट है जहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैच कर रहा है और लीविंग ग्रुप लीव कर रहा है। इस पे बेस्ड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी बताऊंगा कि आप एक बार यहाँ पे नोटिस करके देखें कि कार्बन के 5 बॉन्ड बने तो जरूर है, लेकिन इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करने जा रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, और यहाँ पे लीविंग ग्रुप क्या है भाई? लीव कर रहा है। तो अगर आप ऐसा नोटिस करें, अगर मैं यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, यहाँ पे क्या लगा दूं? इस वाली वैलेंसी पे, इस वाली रेड कलर पे से जो मैंने डिनोट किया वैलेंसी, इन पे मैं अगर कोई मान लेते इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा देता हूं, तो वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? क्यों? क्योंकि वहां पे जो विदड्रॉइंग ग्रुप होगा वो इधर पे इनकमिंग वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेगा और इस न्यूक्लियोफाइल को आगे बढ़ने देगा। तो आपने नाम सुना होगा कि अगर हमारे पास अल्फा हेलो कार्बोनिल सिस्टम होते हैं तो वो बेस्ट सबस्ट्रेट होते हैं SN2 मैकेनिज्म के लिए, है ना जी? तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हमारे लिए बहुत बेसिक था कि यहाँ पे मैंने बताया आपको कि SN2 मैकेनिज्म एक कंसर्टेड सिंगल स्टेप रिएक्शन होगी। कैसी होगी? सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है इसकी। लेकिन जबकि SN1 में क्या था? वो डबल स्टेप की रिएक्शन मैकेनिज्म थी। उसमें पहला स्टेप तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था, लेकिन यहाँ पे सिंगल स्टेप वाली रिएक्शन में क्या है भाई? यही हमारे लिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, इसका जो पहला स्टेप होता है। वहां पे साइमल्टेनियसली न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होता है, लीविंग ग्रुप लीव कर रहा होता है। तो वहां पे जनरेट होने वाला जो हमारे पास इंटरमीडिएट या फिर हम लोग उसे बोले तो ट्रांजिशन स्टेट होती है, वो ट्रांजिशन स्टेट एक कैसी होती है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्टेट की जैसी आपको दिखाई देगी। समझ गए भाई? लेकिन यहां पे मैं देख के बताऊं तो यहां पे तो हमारे लिए एक ट्राइगोनल प्लेनर स्पीशीज जनरेट हो रही है, यानी कि एक कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। और यहाँ पे जो रेट है हमारे लिए बेटा जी, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था? सबस्ट्रेट की पावर 1 के। यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हैं सबस्ट्रेट की पावर 1 है, न्यूक्लियोफाइल की पावर 0 है। तो यहाँ पे और जो SN1 और SN2 का कंपैरिजन आपको समझ में आया होगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो रेट है SN2 मैकेनिज्म में, वो सबस्ट्रेट की पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, न्यूक्लियोफाइल की पावर 1 के। तो ओवरऑल जब हम ऑर्डर निकालते हैं बेटा जी, तो कितना आ जाता है? 2 आ जाता है। कितना आ जाएगा? सेकंड आ जाएगा। तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। किस तरीके की रिएक्शन होगी? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी। और यहां पे डिपेंड क्या करता है कि ये वाली रिएक्शन जब आपको देगी तो इन्वर्जन वाले प्रोडक्ट देगी। कैसे देगी? इन्वर्जन प्रोडक्ट आर ऑब्जर्व्ड, आर ऑब्जर्व्ड। ठीक है भाई? इमेजिन करो, अब देखो ये हमारे लिए सारे ग्रुप्स मैंने डिफरेंट डिफरेंट लगा दिए। मान लेते इन्वर्जन वाले प्रोडक्ट का मतलब मैं आपको बताता हूं कैसे। जैसे अगर मेरे पास इस तरीके से मैंने क्या किया भाई, कोई कार्बन आइटम लिया, उसके सारे के सारी वैलेंसीज डिफरेंट लगा दी। मान लेते हैं यहाँ पे G1 ग्रुप लगा दिए, यहाँ पे G2 ग्रुप लगा दिया और यहाँ पे G3, और यहाँ पे क्या लगा दिया भाई? मान लेते कोई हेलोजन आइटम X लगा दिया। अब क्या होगा? यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल डाल दिया मैंने, तो क्या होगा भाई? ये लीव करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा साइमल्टेनियसली, और हम SN2 मैकेनिज्म देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होने वाला है? न्यूक्लियोफाइल का तो अटैक हो रहा होगा इस वाले कार्बन सेंटर पे, और ये वाला हेलोजन एटम तो रिमूव हो रहा होगा। ये तो हमें पता चल गया। फिर ये G1 और G2 ग्रुप का क्या हो रहा होगा? ये G1 और G2 ग्रुप तो G2 तो यहां रहेगा और G1 यहां रहेगा, और ये वाला ग्रुप G3 मैंने यहां बना दिया। अब क्या हो रहा है भाई? ये तो ट्रांजिशन स्टेट बन गई। ये कौन सी स्टेट बन गई? ट्रांजिशन स्टेट है। ये तो आपको पता है ये कौन सी स्टेट है? ट्रांजिशन स्टेट है। तो ये वाले बॉन्ड तो ब्रेक हो रहा है, कार्बन और हेलोजन बॉन्ड। कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड क्या हो रहा है बेटा जी? ब्रेक हो रहा है।
ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, और कार्बन और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड क्या हो रहा है, वो फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे कैसी कंडीशन आ जाएगी कि कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में तो बॉन्ड बन जाएगा, फिर ये वाले ग्रुप कैसे दिखाई देंगे, G2 G1 और यहाँ पे G3। तो ये वाले ग्रुप देखो भाई, ये इनिशियली हमने जो फोटो ली थी उससे इन्वर्टेड नजर नहीं आ रही है आपको कि न्यूक्लियोफाइल कहां से आया है। ये आपको जो फोटो नजर आ रही है ना भाई, ये इन्वर्ट हो गई एक तरीके से। हैलोजन के जस्ट अपोजिट साइड से क्या आया है, न्यूक्लियोफाइल आया। हैलोजन के जस्ट अपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल आया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्जन बोलते हैं बेटा जी। तो यहाँ पे कैसे प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे, इन्वर्जन के प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। फिर यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन की भी बात की जा सकती है। अब आप बताइए रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे हम लोग अगर रेट की बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, तो यहाँ पे हमारे लिए मिथाइल वाले, फिर 1 डिग्री वाले, फिर 2 डिग्री वाले, और फिर कौन से दिखाएंगे, 3 डिग्री वाले दिखाएंगे। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन की बात होती है भाई, है ना भाई, क्योंकि यहाँ पे कोई हमारे लिए कार्बोकेटाइन तो फॉर्म हो नहीं रहा है, तो फिर हमारे लिए जहां पे हिंड्रेंस के बेसिस पे हम लोग आंसर देंगे, किसके बेसिस पे आंसर देंगे, हिंड्रेंस के बेसिस पे। ठीक है भाई, मैं आपको बताता हूं कैसे। यहाँ पे आपको क्या लिखना है भाई कि रेट ऑफ SN2 mechanism directly proportional to inversely proportional to hindrance, inversely proportional to hindrance, steric crowding या फिर steric hindrance। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं बेटा, ठीक है भाई। पहले तो इसे नोट कर लीजिए आप, क्या कि जो हमारे लिए SN2 मैकेनिज्म होगा उसके ऊपर, उसमें आपको रेट किसके बेसिस पे देखना है, हिंड्रेंस के बेसिस पे देखना है, स्टेरिक क्राउडिंग के बेसिस पे देखना है भाई। कैसे, अब आप मुझे बताइए कि अगर मेरे पास न्यूक्लियोफाइल बल्कि होगा, न्यूक्लियोफाइल कैसा होगा भाई, बल्कि होगा, और या फिर बल्कि ग्रुप लगे होंगे कार्बन की चेन पे, तो वो कैसे अटैक कर पाएंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, मान लेते हैं मैं एक कंपाउंड ले लेता हूँ, यहाँ पे उसके थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ कंपाउंड ले लेता हूँ, उसके थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। 1 मिनट वेट कीजिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे मैंने ले लिया, मान लेते हैं इस तरीके से, यहाँ पे हेलोजन ले लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन ले लिया, और यहाँ पे क्या ले लिया भाई, हाइड्रोजन ले लिया। बैक साइड में, फ्रंट साइड में भी मैंने क्या ले लिया बेटा, हाइड्रोजन ले लिया। एक तो ये कंडीशन है, ठीक है भाई। ये मिथाइल हमारे लिए मिथाइल हेलो कंपाउंड है ना भाई। तो इसके बाद में क्या होगा, अब आप नोटिस करो, इसके अलावा मैंने और दूसरा कंपाउंड लिया। अब मैंने यहाँ पे हेलोजन तो लिया, लेकिन यहाँ पे क्या ले लिया भाई, मिथाइल ग्रुप ले लिया, CH3 ग्रुप ले लिया, और पीछे तो हाइड्रोजन ही रखा, और यहां आगे की तरफ हाइड्रोजन रखा, वेज के ऊपर हाइड्रोजन है। ठीक है भाई, एक तो ये कंपाउंड ले लिया, फिर चेंज कर दिया थोड़ा सा, अब 2 मिथाइल ले लिए मैंने। हेलोजन ग्रुप तो यहीं पे है, मिथाइल ग्रुप यहाँ पे है। अब मैंने वेज पे एक और मिथाइल ले लिया, वेज पे क्या ले लिया, एक और मिथाइल ले लिया, और पीछे डैश पे एक हाइड्रोजन एज इट इज था। अब मैंने क्या कर दिया, और सब्सटीट्यूट कर दिया। मान लेते हैं यहाँ पे भी मिथाइल ले लिया, डैश पे भी मिथाइल ले लिया, और फिर वेज के ऊपर भी क्या ले लिया बेटा जी, मिथाइल ले लिया। तो आप नोटिस करो कि जब ये हमारे लिए छोटे छोटे हाइड्रोजन प्रेजेंट थे, तब तो कोई बल्कीनेस नहीं थी यहाँ पे। तो न्यूक्लियोफाइल को जब आना था, जब न्यूक्लियोफाइल को आना था तो कितना ईज था, न्यूक्लियोफाइल आएगा फट्टे से रिमूव कर जाएगा, है ना भाई, इस लीविंग ग्रुप को लीव करवा देगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे क्या हुआ भाई, ये हमारे पास बल्कि से क्या आ गया, CH3 आ गया। अब आप सर इसको बल्कि क्यों कह रहे हो, इसको बल्कि कहने का क्या मतलब है, बल्कि कहने का मतलब ये है बेटा कि आप देखो ना कि यहाँ पे कार्बन से हाइड्रोजन की कनेक्टिविटी है। तो अगर मैं इसको इरेज करके ड्रॉ करके दिखाना चाहूँ ना आपको, देखना एक बार कैसे, कि CH3 लगाया था मैंने, तो वो वैसी कैसी कंडीशन आ रही है कि C के साथ में हाइड्रोजन अटैच्ड है, ये हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो अब देखो ना, ये बल्कि नहीं नजर आ रहा है आपको, ये एक तरीके से बल्कि ग्रुप नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो आने वाले न्यूक्लियोफाइल को, जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है भाई, जिसको अटैक करना है इस कार्बन सेंटर पे, इधर पे, तो उसको इसका हिंड्रेंस सामना करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो यहां पे उसका क्या होगा भाई, रिपल्शन होगा,
अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, एक CH3 है यहाँ पे बड़ा सा बल्कि, एक और CH3 है बल्कि, ये लगा हुआ है बल्कि, तो यहाँ पे आने वाला न्यूक्लियोफाइल कैसा होगा भाई, वो तो और ज्यादा रिपल्शन फील करेगा। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आएगा तो वो तो इससे भी रिपल्शन फील करने वाला है, इस वाले से, और इस वाले से भी रिपल्शन फील करने वाला है, तो दोनों तरफ से रिपल्शन फील कर रहा है। तो यहाँ पे तो और मुश्किल होगी इसके ऊपर अटैक करने में, है ना भाई। तो इधर पे तो और ज्यादा मुश्किल होने वाली। तो ये वाला कार्बन सेंटर तो मैं बोल सकता हूँ 0 डिग्री वाला था, ये वाला 1 डिग्री वाला था, और ये 2 डिग्री वाला था, और ये 3 डिग्री वाला था। तो सबसे ज्यादा रिपल्शन कहाँ पे देखने को मिलेगी न्यूक्लियोफाइल को, 3 डिग्री वाले पर रिपल्शन देखने को मिलेगी। क्योंकि देखो यहाँ पे ये इतना बल्कि ग्रुप, ये भी बल्कि ग्रुप, और ये भी कैसा है भाई, बल्कि ग्रुप है हमारे लिए। कि दोनों के दोनों कैसे हैं भाई, बल्कि ग्रुप लगे, तीनों के तीनों यहाँ पे कैसे लगे हैं, बल्कि ग्रुप लगे हैं। तो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल की तो बैंड बच जाएगी। क्यों बच जाएगी भाई, क्योंकि इतने बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है उसे तो तीनों तरफ से, तो इधर पे तो हो ही नहीं पाती है, मैं आपको बताता हूँ। 3 डिग्री वाले दिखाएंगे ही नहीं। 3 डिग्री वाले मैक्सिमम केस में क्या प्रीफर कर रहे होंगे, SN1 मैकेनिज्म प्रीफर कर रहे होंगे, क्योंकि वहां पे क्या हो जाती है, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाती है। अच्छा भाई, ये तो अभी मैंने आपको सबस्ट्रेट की हिंड्रेंस बताई है, क्या न्यूक्लियोफाइल भी हिंडर्ड हो सकता है? हाँ, दोनों ही केस में हो सकता है भाई, है ना भाई। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल भी कैसा हो सकता है, हिंडर्ड हो सकता है। तो यहाँ पे भी ये न्यूक्लियोफाइल है ना भाई, 3 डिग्री वाले केस में बहुत ज्यादा हिंड्रेंस फील कर रहा है। तो यहाँ पे जो मैंने रेट लिखा था ना भाई SN1 मैकेनिज्म का, तो आपको वहां पे क्या लिखना पड़ेगा कि हमारे पास 1 डिग्री वाले सबसे जल्दी रिएक्ट करेंगे, फिर 2 डिग्री वाले, और फिर 3 डिग्री वाले। किसके बेसिस पे डिसाइड किया हमने, हिंड्रेंस की बेसिस पे डिसाइड किया। किसके बेसिस पे डिसाइड किया बेटा जी, हिंड्रेंस के बेसिस पे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा ये, आप बहुत सारे बच्चों को तो समझ में ही नहीं आता सर क्या पढ़ा रही है। अब देखो छोटे छोटे हाइड्रोजन थे, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे ही बल्कि मिथाइल ग्रुप आ गया तो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को क्या हो गया भाई, स्ट्रगल करना पड़ा, नहीं करना पड़ा, क्योंकि वो तो अपोजिट साइड से आएगा, जहां पे हेलोजन एटम है उसके जस्ट अपोजिट से आएगा, है ना भाई। ये स्पीशीज ऐसा भी नहीं कि प्लेनर हो, TBP है, उसको ट्राइगोनल बाइपिरामिड, तो उसको उसको पुल, इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा ना, ये मिथाइल ग्रुप के साथ, जहां पे मेरा कर्सर है मिथाइल ग्रुप के साथ, और किसके साथ में बेटा जी, ये हमारे लिए न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल और ये मिथाइल ग्रुप रिपेल करेंगे, मतलब एल्काइल ग्रुप रिपेल करेंगे। तो यहाँ पे तो ये हमारे लिए ऑर्डर क्या हो जाएगा भाई, हिंड्रेंस के बेसिस पे अगर आप देखने जा रहे हो तो फिर इस तरीके से ऑर्डर आएगा, और यही सही ऑर्डर होता है। समझ गए भाई। तो जैसे जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज होता जाता है, वैसे वैसे हमारे लिए SN2 रिएक्शन की रेट भी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पर, रेट ऑफ SN2 मैकेनिज्म इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगी तो SN2 की रेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, है ना भाई। तो स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है बेटा, SN1 रिएक्शन मैंने आपको थोड़ी सी बताई, SN2 रिएक्शन बताई। अब कल हम इनके बेस कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और इनके कुछ और प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। ठीक है बेटा, आज की क्लास के लिए हम इतना ही करते हैं, है ना भाई। आई होप आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, SN1 और SN2। कल हमारा एम रहेगा कि हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में पढ़ना स्टार्ट करें। ऑप्टिकल एक्टिविटी में आपको एक्सप्लेन करूं रेसमाइजेशन क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं, है ना जी। उसके अलावा मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको इससे रिलेटेड और अच्छे अच्छे तगड़े तगड़े कॉन्सेप्ट सिखाऊं SN1 और SN2 के, ताकि आपके क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाए, है ना भाई। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। थैंक यू एवरीवन, है ना जी। ये हमारा लेक्चर नंबर 14 था। आप लोग लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, है ना जी। और जो बच्चे कंटिन्यू कर रहे हैं सेशन को स्टार्टिंग से लेक्चर नंबर 1 से, तो भाई उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों को शेयर भी करें, है ना जी, ताकि सभी बच्चे पढ़ते रहें। और उससे क्या होगा, उन्हीं का भी बेनिफिट है, हमारा भी बेनिफिट है। आपके सपोर्ट से ही है ये चैनल चलेगा आगे, वरना फिर मैं बंद कर दूंगा। ठीक है भाई, वरना फ्री एजुकेशन नहीं मिलेगी भाई, है ना भाई। आजकल तो फ्री एजुकेशन सभी जगह अवेलेबल है, बस बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। तो आप कोशिश करें कि मन लगा के पढ़ाई करें। मन लगा लेंगे एक बार को तो फिर सभी पढ़ाई कर सकते हैं, है ना जी। बिल्कुल थोड़ा सा डिवोट होके एक बार को पढ़ाई करने पे ध्यान दें, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम, आप बस ऐसा मत सोचिए कि मुझे ये छोटे मोटे एग्जाम देने, आप सोचिए मुझे जेई का एग्जाम देना है, तो उसके अकॉर्डिंग तो भाई बहुत मेहनत करनी पड़ती है। फिर तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो
थोड़ा थोड़ा करके आप क्या कीजिए भाई, अपना टाइम पीरियड इंक्रीज कीजिए। टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है बेटा, थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग।